Hello folks, today I am bringing you the lesson of Psalm here, and this is the first chapter and this will be a GACE based syllabus. So इसमें we will learn about stress strain curve, relationship between various stress strain and elastic constants, and then we will solve few questions and we will end this topic. So this is the first chapter uh, in the topic of Psalm, which is strength of material. First of all, what is strength of material? In strength of materials, we deal with deformable bodies. मैकेनिक्स में हम क्या डील करते थे? रिजिड बॉडीज का मैकेनिक्स था, और ये है डिफॉर्मेबल बॉडीज. ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेस? सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस देखेंगे. इट इज द रेजिस्टेंस ए मटेरियल ऑफर्स टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला क्या बनता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, नाउ वी विल मूव टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेजर स्ट्रेस. एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है शियर स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस के दो अलग अलग टाइप के होते हैं. एक होता है कंप्रेसिव, एक कंप्रेसिव इन नेचर होता है, और एक होता है टेंसाइल. ओके, सो फर्स्ट वी विल लुक अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस. तो देखो, ये लोड पी एक्ट कर रहा है ओवर दिस एरिया. ओके, ये एरिया क्या हो गया? एम क्यू आर एन. ठीक है, तो इस दिस एरिया में जब ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो है, ये एरिया जब उसको रेजिस्ट करेगा उस फोर्स पी को, तो वो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा. द नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द एरिया. सो हियर द लोड अपॉन एरिया विच इज पी अपॉन एरिया एम क्यू आर एन. ओके, अब दूसरा वाला सेक्शन देखो, सेक्शन ए बी ई सी डी. ओके, ये हमारा सेक्शन हो गया. तो उस सेक्शन में क्या हो रहा है? जो लोड है P, इट इज शियरिंग अलोंग दैट, मतलब उस उस प्लेन को घिसा के लेके जा रहा है. ओके, तो शियर कर रहा है, नॉट परपेंडिकुलर. हियर द स्ट्रेस एक्ट पैरेलल. पैरेलल अलग अलग जगह पे नहीं, बट अलोंग दैट प्लेन, अलोंग दैट प्लेन. Then it is the called shear stress. The shear stress is equal to load upon the shear area. This is shear area. Okay. So next is strain. Strain क्या होता है? तो let's say एक कैंटिलीवर बीम है. We will learn beams later on. बट ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है. ओके, तो ये बीम को एक लोड P एक्ट किया, टेंसाइल लोड. वी कैन सी टेंसाइल लोड इज एक्टिंग ऑन द कैंटिलीवर बीम. तो पहले ये था इनिशियल. अब किसी को खींचेंगे तो उसका चेंज इन लेंथ होगा, बढ़ जा रहा है. टेंसाइल है तो कंप्रेसिव होता तो घट जाता, कंप्रेस हो जाता. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट टेंसाइल मतलब इलोंगेशन, एंड कंप्रेसिव मीन्स कंप्रेशन. तो इसमें लेंथ चेंज हो रहा है. तो स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. तो ये अगर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके गाइस, तो स्ट्रेन इसका एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. तो डेल्टा एल बाई एल. ओके गाइस, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में. नॉर्मल स्ट्रेस जो मैंने बताया था, दो टाइप के होते हैं. एक होता है टेंसाइल, एक है कंप्रेसिव. तो टेंसाइल लोड में लोड एक्ट कर रहा है पी, उसको खींचे जा रहा है. ये हमारा इनिशियल ब्लॉक था, वो इलोंगेट हो गया. और टेंसाइल स्ट्रेस में द स्ट्रेन क्रिएटेड विल बी टेंसाइल स्ट्रेन. कंप्रेसिव स्ट्रेस में ये हमारा ओरिजिनल ब्लॉक था, वो घट के कम हो गया है. ठीक है, ये जैसे इधर हमारा ओरिजिनल ब्लॉक ये था, और वो हमारा ओरिजिनल ब्लॉक था, घट के कम हो गया है. एंड द स्ट्रेस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन इज कंप्रेसिव स्ट्रेन. लेट्स से इधर इसका लेंथ एल था, ठीक है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हुआ है. ठीक है, टोटल में बता रहा हूँ. तो स्ट्रेन जो हो गया डेल्टा एल,
which is positive by L. Here strain epsilon compressive, epsilon टेंसाइल कहते हैं, इक्वल टू माइनस डेल्टा एल. लेट्स से सेम ही ब्लॉक है, उतना इलांगेशन से घट गया है, उतना ही उधर इलांगेशन हो रहा है, उतना ही इधर कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, बाई एल. तो दिस विल बी द फॉर्मूला. तो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन इनको refers compression. Okay, now we will come to the stress strain curve. It is the most defining curve of strength of material. पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल गवर्न होता है इसी कर्व से. ओके गाइस, तो गवर्निंग इक्वेशन कह लो या जो भी है कहो, ये हमारा गवर्निंग कर्व है पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में. दिस इज द बेसिक फॉर विच. ये कर्व कैसा है? स्ट्रेस एक्स एक्सिस में स्ट्रेन होता है एंड वाई एक्सिस में स्ट्रेस आते हैं. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है एज इट सजेस्ट. तो फर्स्ट एक बॉडी को इलांगेट किया गया, वो इलांगेट होता चला गया, इट रीचेस ए पॉइंट ए अप टू विच द इलास्टिक लिमिट इज देयर. हुक्स लॉ पढ़ेंगे अपन. एंड देन यील्डिंग चालू होता है. बी हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, सी हो गया लोअर यील्ड पॉइंट. फिर हमारा यील्डिंग स्टार्ट हुआ, स्ट्रेन हार्डनिंग हुआ. अब इधर क्या होता है स्ट्रेन हार्डनिंग में, यील्डिंग में क्या होता है, there is less increase in, we can see very less increase in stress, but there is a significant increase in strain. ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रेन बढ़ा बट स्ट्रेस हमारा देख पर है ज्यादा लेवल तक नहीं बढ़ा. बट बियॉन्ड पॉइंट ई इट विल डेवलप एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा बॉडी के अंदर. तो अब हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस लगाना पड़ेगा टू कॉज इलांगेशन. ओके, सो आफ्टर पॉइंट F, F is our ultimate load point and F के बाद अगेन स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है, कम स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है उससे पहले से. एंड दिस एरिया इज कॉल्ड नेकिंग. दिस इज स्ट्रेन हार्डनिंग एंड दिस इज नेकिंग. ओके, तो A हमारा जो है एज आई सेड इन द ग्राफ प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट होता है. सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई एज पर द हुक्स लॉ. तो A जो हो गया हमारा यील्ड पॉइंट है, तो हमें कहते हैं, इसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ. ओके, यील्ड पॉइंट, और ये हमारा हो गया यील्ड स्ट्रेंथ. ई हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, बी हमारा इलास्टिक जैसे अपर यील्ड पॉइंट हो गया, लोअर यील्ड पॉइंट हो गया. तो ए और बी में बहुत मार्जिनल अंतर है. ये यहां तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड है, बट जो पॉइंट बी है जो माइन्यूट डिफरेंस है अप टू इट, मतलब अगर ये बॉडी बी तक भी खींचा जाता है और उसको फिर छोड़ दिया गया, then it will regain back to its initial state. But the Hooke's law is valid up to point A only. Okay, then the yielding starts. First is upper yield point, जिसे हम देख पा रहे हैं, and then lower yield point है D. देखो ये upper yield point था, ये lower हो गया, ऐसा हमारा कर्व गया. Okay, this is point C, upper yield point, D. यहाँ से हमारा yielding लोअर यील्ड पॉइंट का डी जो हो गया रीजन ऑफ यील्डिंग हो गया पूरा. अब एंड देन फ्रॉम पॉइंट ई हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो रहा है. ओके, स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है. उसके बाद एफ है अल्टीमेट पॉइंट. अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है? द स्ट्रेस एट द अल्टीमेट पॉइंट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस, डिनोटेड एज सिग्मा यू. एंड एट पॉइंट जी द मटेरियल फेल्स, दैट इज ब्रेक हो जा रही है. अगर ये मटेरियल को खींचे जा रहे हैं इट विल ब्रेक. और वो क्या होता है, टेंसाइल मटेरियल हुआ, डक्टाइल मटेरियल हुआ तो कपकोन फ्रैक्चर देखने को मिलता है. कपकोन फ्रैक्चर इन डक्टाइल मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल्स में कपकोन फ्रैक्चर नहीं होता, आर्बिड फ्रैक्चर होता है. नो कपकोन शेप्ड इज फॉर्म. Okay, so now we will look upon the units of stress. So unit of stress क्या होता है? Same as Pascal, because it is force per unit area. तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, या पास्कल जो हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, SI यूनिट जो हमारा हो गया. ठीक है, बाकी हम न्यूटन पर
mm² भी लिख सकते हैं, mp भी होता है, मेगा पास्कल हो गया 10⁶ पास्कल। ओके, सो वी ऑल नो द यूनिट। नाउ यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, तो लेंथ लेंथ का डायमेंशन कट जाएगा, सो इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, dimensionless and unitless quantity, unitless and dimensionless quantity. Now we will look upon the various elastic constants which are there. So first of all, it is Young's modulus as we have studied just earlier. So Young's modulus हमने देख लिया था, sigma is equal to epsilon e. Same shear modulus होता है in case of shear strain, tau is equal to g gamma. Tau जो होता है हमारा shear stress है और गामा हमारा shear strain हो गया। एप्सिलॉन हमारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल कहो या फिर इससे हम लॉन्गिट्यूडनल और उसको नहीं लेंगे, बट वी कैन से इट इज एज टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन। ओके, क्योंकि अभी हम 2-3 एक्सेस में देखेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एक्स एक्सिस, देयर विल बी अदर एक्स वाई जेड जी एक्सिस। ओके, एक्स वाई जेड, तो हर डायमेंशन में एक एक लेंथ होगा, तो एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई हो जाएगा, एप्सिलॉन जेड हो जाएगा। तो तीनों डायरेक्शंस में हमें स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज Young's modulus sigma is equal to epsilon me, shear modulus is tau is equal to g gamma, bulk modulus is volumetric stress by volumetric strain। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम प्रेशर लिख सकते हैं, और ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाउ लास्ट वी विल कम अपॉन Poisson's ratio. Poisson's ratio is defined as lateral strain by longitudinal strain. ओके, अब देखो lateral strain और longitudinal strain क्या होता है? अभी हम 2 एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। म्यू हमेशा एक्स वाई एक्सिस में होगा, मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे we will see 2 frames in reference. Third dimension is not in this frame. ओके, तो ये हमारा ओरिजिनल बॉडी था, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, इधर हमारा लेंथ है, ठीक है, लेट्स से इट इज बी, दिस इज आवर लेंथ। ओके, एंड ब्रेथ। ओके, ये वाला हम सेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, वी आर कंसिडरिंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया एक्स वाई एक्सिस। ओके, तो इधर हमारा अगर इलांगेट होगा, ये हम जैसे देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा इलांगेट होगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इधर हम अगर इलांगेट हो रहा है, तो दूसरा वाला एरिया क्या हुआ, लेंथ क्या हुआ, ये घटेगा, है ना। हम फोर्स ऐसे दे रहे हैं, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, अपने आप घटेगा विदाउट द फोर्स बीइंग एक्टेड, मतलब इधर कोई कंप्रेसिव फोर्स नहीं लग रहा है, इधर अपने आप ये डायमेंशन घटे जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो ये हो गया, जिस एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, उस एक्सिस के अलॉन्ग जो स्ट्रेन कहा जाता है उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं, along the axis of load applied। ओके, ये हमारा ये होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड, जो ये हमारा लैटरल होता है, टू एक्सिस ऑफ लोड अप्लाइड। सो अब देखो, लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन ई वाई है। अब ई वाई क्या है, अगर हम इधर इलांगेट कर रहे हैं जैसे मैंने बताया था, तो डेल्टा एल तो पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा एल बाई एल ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और लैटरल स्ट्रेन क्या हो गया हमारा, डेल्टा बी बाई बी, क्योंकि इधर हमारा लेंथ बी था। ओके, सो इट इज नेगेटिव, और ये हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है, पॉजिटिव बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, so we always define constants as positive number। okay, and it is, these are dimensional as quantity। जो कांस्टेंट होते हैं, नहीं, these are not dimensional,
At Poisson's ratio, it is a dimensionless quantity. स्ट्रेन हमारा डायमेंशनल था, बट ई का जो है हमारा, ई का डायमेंशन क्या होगा? सेम एज स्ट्रेस. द डायमेंशन ऑफ ई विल बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो यूनिट्स भी सेम होगा, तो यूनिट सेम. सिमिलरली जी है, जी का भी यूनिट क्या होगा? सेम एज द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ स्ट्रेस. So because the strain is dimensional unit and here it is the ratio of strain and strain, so again it becomes dimensionless quantity. Okay, now we will look upon two stress and two strain. This is a very important topic. इससे पहले मैं एक टॉपिक और कवर करने वाला था. वेट, इस टॉपिक में आने से पहले उसको चलो बाद में कवर कर लेंगे. ओके, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. इधर है स्ट्रेस, इधर है स्ट्रेन. ओके, वी ऑल नो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो ये हमने जो कर्व पढ़ा था, ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है. ठीक है, बट जो हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो ऐसा होता है, बिकॉज इसमें जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है, इसमें हम स्ट्रेस क्या लेते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. बट असली डेफिनेशन क्या होता है? सिग्मा इंजीनियरिंग जो हम लिख रहे होते हैं इक्वल टू फोर्स. फोर्स तो हर समय सेम ही लग रहा है, पी अप्लाइड. बट जो एरिया इन कंसिडरेशन होता है, एरिया इज द इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, बट ओरिजिनली जब हो रहा है, मटेरियल तो खींचा जा रहा है, तो ओरिजिनली क्या हो रहा है? पहले लोड लगा इधर, फिर धीरे लगता लगता चला गया, तो क्या हो गया? द एरिया, एक्चुअल एरिया जो है, एक्चुअल एरिया इज डिक्रीजिंग एवरी मोमेंट. ओके, एवरी मोमेंट डिक्रीज हो रहा है. तो क्या होगा? सिग्मा एक्चुअल क्या होगा? पी अप्लाइड वो तो सेम है, बट एरिया एक्चुअल, तो एरिया अगर एक्चुअल वाला लेंगे तो वी कैन सी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया. एरिया अगर बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, तो स्ट्रेस तो बढ़ता चला जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. ये अगर घटता चला जाएगा तो ये बढ़ता चला जाएगा. तो ये है ओरिजिनल. एरिया अपना घट रहा है और स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीजिंग. ठीक है, दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सिग्मा एक्चुअल एंड इंजीनियरिंग. बट हमें तो सिर्फ इनिशियल एरिया पता है, दिस वी नो, है ना, दिस वी नो. बट हाउ कैन वी नो दिस एक्चुअल एरिया? तो एरिया जो एक्चुअल है, हर मोमेंट में चेंजिंग एवरी मोमेंट, है ना. वी आर अनेबल टू कैलकुलेट, इसको तो कैलकुलेट कर नहीं सकते ना. इसमें हम इंटीग्रेशन, ये इसमें दूसरे तरीके से इसको लाया जाता है. तो वो प्रूफ मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ नहीं देने आया हूँ यहाँ पे. उसका प्रूफ मैं कभी मैन्युफैक्चरिंग करवाऊंगा तो इसका प्रूफ दूंगा, इस जो डेरिवेशन पे आएंगे. ठीक है, तो सिग्मा ट्रू, एक जो रिलेशन होता है सिग्मा ट्रू, द ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग. सिग्मा इंजीनियरिंग जो अभी हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस देखा, इनटू 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग. ओके, ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस. ये हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो गया, और ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो गया, और ये हमारा ट्रू स्ट्रेस हो गया. ओके, इसका डेफिनेशन डेरिवेशन चाहिए तो दे ही देते हैं हम लोगों को. ओके, इसका ये तो स्ट्रेस हो गया. ठीक है, इसका डेफिनेशन डेरिवेशन देते हैं. ओके, लेट्स से दिस इज द बार of length
एल, ओके। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हो गया हमारा, ठीक है। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? एल माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, वेट, this is our, let's say, L naught. L naught was our initial length and L is our final length. ठीक है, चेंज इन लेंथ। इस एरिया में क्या होगा? ए नॉट होगा, एंड इस समय क्या हो गया? इसको हमने ए ले लिया, ठीक है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, बट एक्चुअल में तो इट इज ए सॉलिड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, ये तो हमें पता ही है ना। तो वॉल्यूम अगर वी नॉट इज इक्वल टू वी, मतलब इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू आवर फाइनल वॉल्यूम, ए नॉट एल नॉट इज इक्वल टू ए एल, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू ए नॉट एल नॉट बाई एल, ठीक। अब क्या करना चाहते हैं? सिग्मा ट्रू, हमें हमें क्या डिराइव करना है? सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू पी बाई ए, जो फाइनल अपना है ना। तो पी क्या है? दोनों को हम पी बाई ए हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं पी एल बाई ए नॉट एल नॉट। ए को हम, ए हमारा फाइनल एरिया है, फाइनल एरिया को हम इसमें पुट कर सकते हैं, है ना। ए का वैल्यू हमने पुट किया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। एंड पी बाई ए नॉट क्या था? पी बाई ए नॉट वाज आवर सिग्मा इंजीनियरिंग, राइट। तो ये हो गया हमारा सिग्मा इंजीनियरिंग एल बाई एल नॉट। अगेन ये जो हमारा इक्वेशन था, लेट्स से इट वाज इक्वेशन 1, है ना। एल का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ओके। तो सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग एल का वैल्यू पुट करना है हमें। एल क्या है हमारा? एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, एल नॉट प्लस डेल्टा एल बाई एल नॉट, ओके, विच इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल नॉट, ठीक है। और ये हमारा क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो गया, सिग्मा इंजीनियरिंग 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, ये हमारा प्रूफ हो गया, ओके। प्रूफ। नाउ वी विल कम अपॉन स्ट्रेन का। जैसे ये तो स्ट्रेस का, ट्रू और इंजीनियरिंग के स्ट्रेस के डेफिनेशन फॉर्मूला थे, रिलेशनशिप, ओके। अब नाउ वी विल, फॉर स्ट्रेन वी विल लुक, फॉर स्ट्रेन, फॉर स्ट्रेन जो है, इसका फॉर्मूला जो होता है, एप्सिलॉन ट्रू is given by ln 1 plus एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, ओके। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये वाला जो होता है हमारा इंटीग्रेशन से आता है, इसकी डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला से मतलब है अभी। अगर कहीं क्वेश्चन में ज़रूरत हुआ तो वी विल लुक अपॉन इट, ओके। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज। नाउ वी विल लुक अपॉन टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। लेट्स से टू टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं। एक होता है होमोजेनस मटेरियल, ये दो मटेरियल पता होना चाहिए हमें। होमोजेनस मटेरियल, ये क्या होता है? इसमें जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, लेट्स से इट इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे जो है द
the properties of the material are same at each and every point, then it is said to be homogeneous material. मान लो यहाँ पे अगर ये इधर की ओर E1 है, ठीक है, तो इधर की ओर भी इस पॉइंट में भी E1 होगा, ओके। इस बट इधर की ओर है, मतलब ये एक डायरेक्शन है, इधर की ओर मान लो E2 है, इधर की ओर E3 है, सेम एट पॉइंट बी इस डायरेक्शन में E2 होगा और इस डायरेक्शन पे E3 होगा। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर सेम at each and every point of the body. ठीक है, then it is called a homogeneous material. And next material क्या है हमारा, क्या है, isotropic material. Isotropic material, इसमें अगेन we take a body, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, इधर क्या है, अगेन we say let's take a point A, let's take a point B. इधर क्या है, the properties of the material, the property of material at a particular point, at a particular point is same at each and every direction, each and every direction. मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में हर डायरेक्शन में, मान लो इधर E1 है तो इधर भी E1 होगा और इधर भी E1 होगा, बट पॉइंट ए में डिफरेंट हो सकता है, E2 है बट इसके हर डायरेक्शन में E2 होगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में। लेट्स से पॉइंट सी है, उधर अगर E3 है हर पॉइंट पे, तो उसके हर डायरेक्शन में E3 होगा, ओके। एंड लास्ट जो आता है अपना होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब हर डायरेक्शन एंड हर पॉइंट, पूरे बॉडी में हर पॉइंट एंड हर डायरेक्शन में एक ही वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स या फिर जो मटेरियल प्रॉपर्टी सेम है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो अगर इस पे E1 है, ठीक है, इधर भी E1 होगा, हर डायरेक्शन में E1 होगा, एंड अगेन एट पॉइंट बी ऑल्सो इट विल रिमेन E1 ओनली, ओके, इट वोंट चेंज, it will remain even at every point, every point over the entire body. And in every direction, the material properties will remain same. Will remain same. Okay. Now, next topic, we will look upon volumetric strain. तो volumetric strain as defined, जो डेल्टा बी बाई बी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है, इसका हम वॉल्यूमेट्रिक, तो सबसे पहले अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसे एक हो गया, फर्स्ट हो गया क्यूबॉइड, ओके, फर्स्ट है क्यूबॉइड। तो इसमें क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ओके। तो एप्सिलॉन, इसको हम लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, मतलब ये हमारा वो हो गया, इसको छोड़ो, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, मतलब फॉर्मूला हो गया। अभी आता कैसे, इसको अब एक काम देख लेंगे तो हर हर शेप का हम निकाल सकते हैं।
वॉल्यूम हमें लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाई एक्स वाई जेड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है। डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी इज गिवन बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जी बाई जी। तो ये हो गया एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जेड। ये हो गया एप्सिलॉन वॉल्यूम। नाउ सेम अगर हम सिलेंडर का देखते हैं, क्यूब का है तो क्यूबॉइड का, ये तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूब का क्या हो जाएगा, एवरी साइड इज सेम, राइट, एवरी साइड सेम। तो एप्सिलॉन बी हो जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, इसका भी हम वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी, डिफ्रेंशिएशन जो करते हैं, है ना, 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स। एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहे, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी टाइप से, पावर से हमें पता चल जाएगा। नॉट, इट इज नॉट प्रॉपर डिफरेंशिएशन, क्योंकि प्रॉपर डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू वाई जेड होगा, है ना। और वो तो कर रहे हैं भाई, देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वी बाई बी, तो बी से भी तो डिवाइड कर रहे हैं ना, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहे हैं, तो नॉट ए बिग डील। तो हमें ऐसे करके याद रखना है। अगेन वी विल लुक अपॉन सिलेंडर। तो सिलेंडर का क्या होता है डायमेंशन, ये हो गया डायमीटर होता है, और एक होता है लेंथ। वॉल्यूम क्या हो गया, पाई बाई 4 d² L, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी, डायरेक्ट इसी से लिख सकते हैं फॉर्मूला से, डेल्टा वी बाई वी इज गिवन एज, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, 2 × डेल्टा d/d प्लस डेल्टा L/L लिख देते हैं। ठीक है, एंड इसको क्या कहते हैं, दिस इज आवर diametral strain and this we know longitudinal strain। और मान लो अगर मैं ऐसे लिखता है पाई आर स्क्वायर एल लिखता, तो 2 डेल्टा r/r हो जाता प्लस डेल्टा L/L हो जाता, है ना, डेल्टा r/r प्लस डेल्टा L/L हो जाता। तो ये हो जा रेडियल स्ट्रेन। एंड वी ऑल नो, देखो d इज इक्वल टू 2r होता है, तो डेल्टा d/d इज इक्वल टू डेल्टा r/r, ये 2 का कोई रेफरेंस नहीं है, तो वी नो दैट डायमीट्रल स्ट्रेन इक्वल टू रेडियल स्ट्रेन। नाउ थर्ड, स्पीयर अगर देखें, फोर्थ, है ना, स्पीयर देखें, स्पीयर का क्या होता है, एक ही डायमेंशन होता है, सेम एज क्यूब, क्यूब में जैसे एक डायमेंशन था 4/3 πr³ तो इसमें क्या हो जाएगा 3 डेल्टा v/v, ये तो हमारा v होता है, तो डेल्टा v/v विल बी 3 रेडियल स्ट्रेन डेल्टा r/r which is equal to 3 डेल्टा d/d। okay guys, now we will learn एक्सियल डिफॉर्मेशन से आने से पहले रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट। दिस विल लुक ओके, इसमें 3-4 रिलेशंस आते हैं। डेरिवेशन कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, डेरिवेशन इसका कोई नहीं पूछ रहा। फर्स्ट क्या होता है, ई, ई इज गिवन एज 3k1 - 2 म्यू। ई इज इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया हमारा बल्क मॉडुलस, और म्यू हो गया हमारा पॉइजन रेशियो। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड रिलेशनशिप, E is equal to 2g, g is modulus of rigidity 1 plus mu, okay।
ये दोनों वाइडली यूज होता है, ये दोनों काफी वाइडली यूज होता है, यूज तो चारों ही होंगे, रटना चारों ही है। ओके, थर्ड इज रिलेशनशिप बिटवीन E is equal to 9 kg upon 3k plus G. G is bulk modulus, K is bulk modulus and G is modulus of rigidity. And last but not the least, mu is equal to 3k minus 2G upon 6k plus 2G. लास्ट वाला बहुत ही कम यूज होता है, आपके ज्यादातर क्वेश्चंस स्टार्टिंग के चारों से ही बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे रिलेशनशिप्स हो गए वेरियस रेस्ट्रेंट उसमें। नाउ वी विल कम अपॉन एक्सियल डिफॉर्मेशन। एक्सियल डिफॉर्मेशन जैसे हमने देखा एक बॉडी है, ठीक है, इसमें लोड एक्ट कर रहा है पी, ठीक है, तो पी एक्ट कर रहा होगा तो एक चेंज इन लेंथ होगा, है ना। ये अगर हमारा एल हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, ई हो गया, इलास्टिक कांस्टेंट, तो हमारा क्या होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा, चेंज इन लेंथ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई। ओके, this is our formula for change in length for different things। अब क्या है, अब बॉडीज देखेंगे, जो मान लो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, लेट्स से ऐसे 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 एक बॉडी है, लोड एक्ट पी हो रहा है, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, A1 एरिया है, ठीक है, लोड तो सब में पी एक्ट कर रहा है, ये तो सब एग्री करेगा मेरे से। इसका लेट से लेंथ L1 है, एरिया E1 है, A1 है, और इसका इलास्टिक कांस्टेंट लेट से E1 है। इसका हो गया A2 L2 E2, ओके, एंड इसका है A3 L3 E3। तो इंडिविजुअल जो हम डेल्टा है, इंडिविजुअल जो डेल्टा हो गया हमारा, तो अगर हम डेल्टा 1 लिखे, मतलब सिर्फ इस वाले इसमें डेल्टा वन इज इक्वल टू पी एल वन बाई ए वन ई। इसका रीजन मैं बताऊंगा, डेल्टा टू इज इक्वल टू पी एल टू बाई ए टू ई, एंड दिस इज ई टू, दिस इज ई वन, एंड डेल्टा थ्री इज इक्वल टू पी एल थ्री बाई ए थ्री ई थ्री। तो नेट जो डेल्टा होगा, डेल्टा नेट विच इज इक्वल टू टोटल डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। चार बॉडी होंगे तो चार, पांच बॉडी होंगे तो पांच। इसका रीजन यही है, इसका हर एक बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हैं। इसका अगर हम फ्री बॉडी देखते हैं, ये अगर ये हमारा हो गया 1 2 3, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर पी आएगा तो इधर भी पी आएगा। ओके, अगेन उसके बाद वाला बॉडी भी देखेंगे, इधर इसका पी एक्ट कर रहा था, इक्विलिब्रियम में इधर पी है तो इसका एक्ट करना ही पड़ेगा, देन अगेन इस पे पी एक्ट करेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमें जब पता है ना, तो दिस पी विल बी इक्वल, अगेन 3 में भी सेम केस होगा, तो इसका हम इंडिविजुअल डेल्टा लिख सकते हैं। तो इसमें डेल्टा वन हो गया पी, इसका एल वन है बाई ए वन ई वन, ऐसे करके इसका फॉर्मूला होता है। एंड टू लास्ट फॉर्मूलाज इन दिस टॉपिक जो मैं बताऊंगा। अब मान लो ये तो हमें क्रॉस सेक्शन, ऐसे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर हो या लॉन्ग, दिस इज आइदर स्क्वायर और से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। अगर ये टेपर्ड सेक्शन हुआ, अगर सिंपल ऐसा होगा सिलेंड्रिकल, इसका भी हमें पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, है ना, तो इसके भी हमें एरिया निकल जाएगा, इनके भी हमें एरिया पता होता है। बट अगर एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, कोनिकल और ट्रेपेजॉइडल, पहले हम देखेंगे ट्रेपेजॉइडल। द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन दिखता कैसे है,
एक तरफ ये स्क्वायर बना रहा हूँ, इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये जो है ये हमारा हो गया। ये एरिया थोड़ा बड़ा होता है एक साइड, और ये एरिया थोड़ा कम होता है। तो इधर जो है हमारा B2 कहते हैं इसे। लेट्स से द ब्रेथ इज द B2, इधर इज B1, लेंथ इज L। क्रॉस सेक्शन एरिया इधर का क्या हो गया, इधर का अलग होगा, इधर का अलग होगा। एंड थिकनेस जो है T इज इक्वल टू थिकनेस, थिकनेस इज सेम बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीजिंग। ठीक है, थिकनेस इज सेम। तो इसको, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा इज गिवन बाय पी एल अपॉन B2 माइनस B1 इंटू टी ई एल एन B2 बाई B। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसमें तुम लिख सकते हो कोई भी एक सेक्शन अगर तुम लोगे, लेट्स से ये सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन है, इस सेक्शन पे अगर तुम निकालना चाहोगे तो बी एक्स निकाल सकता है कोई भी, B1 प्लस B2 माइनस B1 बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, जैसे इंटरपोलेशन करते हैं, है ना, यहाँ से लेंगे B1 प्लस B2 माइनस B1 इंटू एल। और लेट से ये सेक्शन एक्स है, मान लो इधर से ले रहे हैं, तो ये सेक्शन एक्स इधर। अब ये तुम्हें देख के करना है किधर से ले रहे हो तुम। अगर तुम यहाँ से लोगे तो क्या लिखोगे, तभी अलग लिखोगे ना, वैसा है। एंड लास्ट इज कोनिकल सेक्शन। फॉर कोनिकल सेक्शन, कोनिकल सेक्शन क्या होता है, ऐसे हमारा जो वो हो गया, ऐसे हमारा सेक्शन हो गया कोनिकल सेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या अगेन डायमीटर, इधर का डायमीटर डी है, ये हमारा कैपिटल डी हो गया, ये हमारा स्मॉल डी हो गया। ठीक है, तो डेल्टा, डेल्टा इज टोटल, दिस इज टोटल डिफ्लेक्शन कह रहे हैं अपन, इधर भी डेल्टा टोटल ही है तो टोटल नहीं लिख रहे हैं। डेल्टा इज गिवन बाई 4PL बाई पाई ई डी डी। इसको हम ऐसे भी या ऐसे ही याद कर सकते हैं इसको, PL बाई ए ही होता है ना। तो एरिया क्या हो गया इसमें, डेल्टा इज इक्वल टू PL बाई ई, एरिया को लिख सकते हैं पाई कैपिटल डी स्मॉल डी बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 जैसा ही हो गया, है ना। तो ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो, दिस इज इजियर टू मेमोराइज एंड दिस इज लिटिल टफ, बट वो भी वैसे PL बाई ए ही लिख सकते हो। PL बाई ई तो कांस्टेंट हो गया है, ए की जगह तुम्हें ये वैल्यूज रिप्लेस करना है। ठीक है गाइस, तो यही हमारे फॉर्मूलेस थे। एंड नाउ वी विल लुक फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कहना क्या चाहता है, फॉर ए हॉलो स्टील कॉलम विच कैरीज ए लोड, एक्सियल लोड गिवन, एक्सियल लोड हो गया P 48, एक्सियल लोड क्या हो गया हमारा P 1.9 मेगा न्यूटन विच इज इक्वल टू 1.9 टू 10 की पावर 6 न्यूटन। ओके, अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा यू इज इक्वल टू 480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, हम इसको mm में ही रखते हैं क्योंकि शायद डायमीटर उसमें है। इफ द एक्सटर्नल डायमीटर, हाँ डायमीटर दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 200 mm, मतलब एक हॉलो बार है, देखो ऐसा होगा हमारे बार। ठीक है, ऐसा हमारा हॉलो बार है, और फिर इस पे लोड लगाया जा रहा है, इधर P लग रहा है, ये हो गया आउटर डायमीटर। ठीक है, और ये हो गया डी आउट,
एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू डी इनर डायमीटर हो गया। तो वो अपना मटेरियल क्या है, इन दोनों के बीच में जो है उसमें मटेरियल सारा अपना फिक्स है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे दिया हमें, एफ ओ एस इज इक्वल टू 4। ये हम मशीन डिजाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे। लेट, ये तो हमारा आउटर डायमीटर हो गया। लेट इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू डी। पहले तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या यूज होता है, एफ ओ एस जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बाई अलाइबल स्ट्रेस। मतलब ये अल्टीमेट स्ट्रेस बाई अलाइबल स्ट्रेस होता है, मतलब ये हम एक मटेरियल में देते हैं ताकि मटेरियल ज्यादा प्रिजर्व रहे, है ना। मान लो इसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया, देखो अब मैं बताता हूँ, 4 है, 480 बाई अलाइबल। अब क्या है, हम इसको अलाउ कर रहे हैं सिग्मा ए, उसकी कैपेसिटी तो 480 की थी बट हम अलाउ ही कर रहे हैं 120। मतलब हम सारा कैलकुलेशन हम 120 पे करेंगे ताकि हमारा वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बचा रहे। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गया जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं। ओके, नहीं तो हम 480 पे भी कर सकते हैं ना, उसकी औकात तो 480 तक है बट हम कर ही रहे हैं 120 तक। 480 में तो फेल हो जाएगा, मान लो ट्रेन है या बिस्तर है तुम्हारा, टूट गया तो टूट गया ना। तो इसलिए हम एक उससे कम डिजाइन लोड पे डिजाइन कर सकते हैं ताकि उसकी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, मान लो कभी असली में 120 से ज्यादा हो गया, 150 पहुंच गया, मोटा आदमी बैठ गया बेड में, कैपेसिटी हमने 480 के हिसाब से किया होता, फिर तो वो पेल दिया जाता ना, गिर जाता, टूट जाता, है ना। तो इसलिए हम इससे कर रहे हैं। नाउ नाउ स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू, अब हम ये देखो, इसका मैं यूनिट्स के साथ तुम्हें बता रहा हूँ क्यों मैं एमएम में लेके जाऊंगा। एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। स्मॉल डी स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो स्ट्रेस देखो, 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, इंटू पाई बाई 4 कैपिटल डी क्या है 200। तो ये भी अगर एम एम में रहेगा 200 एम एम स्क्वायर माइनस एक्स एम एम स्क्वायर, है ना। तो एम एम स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल टू फोर्स है, फोर्स हमारा था 1.9 इंटू 10⁶। ठीक है, इसलिए न्यूटन, इधर ये न्यूटन था, है ना। न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा डायरेक्टली हमारा इट विल कम इन एम एम ओनली। ओके, नाउ इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, कुछ है नहीं ऐसा, कैलकुलेशन तो सब कर ही लेंगे। तो 1.9 इंटू 10⁶ इंटू 4 हो गया 440,000, 4 लाख माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 120। इसको कैलकुलेट कर लेना, डायमीटर आएगा अपना 140.85 mm। मेरे को यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मेन था कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक ब्लॉक है, सबके अलग अलग डायमेंशंस है, मतलब एक साइड है एल बी एच दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर ऐसे एक्ट कर रहा होगा हर तरफ से, सारे डायरेक्शन से, P इज इक्वल टू 15 MP है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस E दे दिया है एंड म्यू दे दिया है। हमें कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, E इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, याद आया, जो स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें लगवाया था कौन रिलेशनशिप। तो E हमें पता है, E इज इक्वल टू 3K, K हमें नहीं पता बट K को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर बाई चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। प्रेशर हमें पता है 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। ई हमें पता है, निकालना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, निकल जाएगा, डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू 3P बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी
into 3p the E 1 minus 2 mu. Now वही डेल्टा V वैल्यूज पुट करने हैं. 3 इंटू पी क्या है हमारा 15, वॉल्यूम भी हमें पता ही है ना, इंटू 200 इंटू क्या है 100 इंटू 50 बाई ई. ई क्या हो गया, अब देखो ये हमारा एमपीए में है, ये हमारा जीपी में है. ठीक है, तो ये हो गया 200 जीपीए. तो जीपीए को एमपीए में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, एंड 1 माइनस टू म्यू. तो 1 माइनस टू इंटू म्यू. म्यू क्या है बना 0.3, चेंज इन वॉल्यूम. तो इसको कैलकुलेट कर लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा mm³ में. ठीक है, तो यहाँ से हमने दो क्वेश्चन देखे, काफी अच्छे क्वेश्चन, कैसे हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन अब क्या है, गुड क्वेश्चन है ये. बार क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एरिया हमारा फिक्स हो गया है. जैसे मैंने तुम्हें अलग अलग बॉडी बताया था, इसमें स्क्वायर ही है, हर जगह का एरिया फिक्स हो गया. ये हो गया 700 mm². रिलेटेड टू एक्सियल लोड्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोड है. वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन सेक्शन, इस सेक्शन पे हमें स्ट्रेस निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी बनाएंगे. लेट्स से इस सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए का हम एबीडी बनाएंगे. एक साइड से हमें लेते चले आना है. इधर हमें 63 एक्ट कर रहा है, तो उधर का देखना नहीं हमें, अभी भी लुक जस्ट एक सेक्शन पहले देखेंगे. यहाँ पे ये लोड एक्ट कर रहा है, बट हमें इस सेक्शन तक देखना है. तो इधर भी कितना एक्ट करेगा 63. करेक्ट, ये हो गया हमारा सेक्शन ए में. अब सेक्शन बी में बता रहा हूँ. ये हो गया हमारा सेक्शन बी. हम लेफ्ट साइड से चल रहे तो सिर्फ लेफ्ट साइड में देखेंगे. इधर क्या है 63, तो एक्ट क्या करेगा 63, बट इस पॉइंट पे माइन 35 इधर की ओर एक्ट कर रहा है ना. तो ये क्या हो गया, नेट हमारा क्या हो गया 63 माइनस 35, वो ये हमारा एक्ट करेगा. कितना हो गया 30 28. ओके, 28 हमारे इधर एक्ट करेगा. तो हमें इधर का देखना ही नहीं है, इधर हमारा 28 नेट क्या हो गया, इसका हमारा एफबीडी न्यू एफबीडी अगर मैं बना रहा हूँ, इधर नेट 28 एक्ट कर रहा है और इधर भी अपने आप 28 टैग करेगा. इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं लास्ट वाले सेक्शन के, इज इट करेक्ट और नॉट. लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी, इधर हमारा 28 टैग कर रहा है. ठीक है, बट 28 तो पहले वाले का था, इस साइड हमारा क्या ऐड कर रहा है 49 ऐड कर रहा है. तो नेट क्या हो गया, नेट हमारा इस साइड का 49 माइनस 28 हो गया, विच इज इक्वल टू 21 किलो न्यूटन. इस साइड ऐड कर रहा है, मतलब इस साइड राइट हैंड साइड में 21 किलो न्यूटन ऑपोजिट एक्ट करेगा, एंड विच इज कमिंग आउट सेम. तो हमारा ये बैलेंस्ड है. हमेशा ये सब क्वेश्चंस बैलेंस होगा, बिकॉज फोर्स तो इंटरनली बैलेंस होगा, जो फोर्स टोटल लग रहा है वो टोटल होता है. ठीक है, तो सेक्शन बीसी का हमें देखना है, क्या है सेक्शन बीसी में 28 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेक्शन एट सेक्शन क्यू आर, स्ट्रेस निकालना है. अच्छा, फोर्स हमें मिल गया है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया. क्या क्या ही बड़ी बात है, 28 इंटू 1000 बाई एरिया. एरिया क्या है 700 mm² दे रखा है, इंटू 10⁻⁻6 जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमें क्या चाहिए, एमपीए में चाहिए. तो 440 इंटू 10⁻, इसमें -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो गया 40 न्यूटन पर mm². न्यूटन पर mm² इज हमारा 40
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया 40 MPa. Okay guys, this is our answer. So we will look some few questions later on, but ये टॉपिक ऑलमोस्ट और भी छोटे छोटे एक दो टॉपिक है, स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेस एनर्जी बाद में देखेंगे. तो बेसिकली मेन ये स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन relationship between various elastic constants, these are all in this chapter. and ये जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कोनिकल सेक्शन इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. ओके गेट में हो एनी क्वेश्चन. ओके थैंक यू, विल सी सून.